हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों, अगर आप भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह भाग 6, जिसमें जो है बच्चों के विकास से संबंधित जो प्राथमिक शाला के बालक हैं उनके जो हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ाक करके बोलता है। बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे? बालक के माता पिता से उसे प्रताड़ित करने को कहेंगे? बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी अपने से बड़ों से भूल कर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे? या फिर आप बालक को आप कहकर संबोधित करेंगे? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। हम बालक को क्या करेंगे? समझाएंगे कि बड़ों से जो है आप कहकर बात किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है। तो पूर्व प्राथमिक शाला में जो है शिक्षा ग्रहण किया जाता है उसके लिए आयु कौन सी होगी? 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या फिर 18 से 25 वर्ष। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा, 2 से 6 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है? दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है कि ज्ञानेंद्रिय नहीं है। ऑप्शन ए गला, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी आँख या फिर ऑप्शन डी जीभ। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है गला जो है सही जो ऑप्शन होगा हमारा, कि गला जो है ज्ञानेंद्रिय नहीं है। बाकी नाक, आँख, कान, जीभ ये सभी जो हैं ज्ञानेंद्रियों में शामिल हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विकास के संबंध में निम्न में से क्या जो है संबंधित नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है संबंधित नहीं है। कार्य क्षमता में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन या फिर आकार में परिवर्तन। तो दोस्तों, जब भी विकास होता है तो कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है, स्वभाव में भी क्या आता है? परिवर्तन आता है, लेकिन आकार में परिवर्तन नहीं होता। तो आकार में जो परिवर्तन है वो जो है वृद्धि में आता है, जबकि विकास जो है परिवर्तन को जो है नहीं दर्शाता है, किसके? आकार में परिवर्तन को। तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्या होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप अपनी कक्षा में कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? प्रत्येक माह उनकी लंबाई नापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, प्रत्येक माह उनके आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे, या फिर प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे? तो दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जो कह रहा है कि विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना है, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में जो है सभी शामिल हैं। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? तो बच्चों में किसकी शिक्षा देना है? हमें ईमानदारी की शिक्षा देनी है। तो हम क्या बताएंगे बच्चों को? बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे, बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे, ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, या फिर बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ईमानदार बच्चों को हम क्या करेंगे? पुरस्कृत करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। विकास की सबसे जटिल अवस्था है, तो विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी होगी? शैशवाकाल, किशोर अवस्था, युवा प्रौढ़ावस्था या फिर वृद्धा प्रौढ़ावस्था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, किशोर अवस्था। इसे ही सबसे जटिल अवस्था माना गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती है? किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था? तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ ऐसी जो भावनाएं जो हैं प्रबल रहती हैं। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थितियों के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को हम कहते हैं परिपक्वता, संज्ञानात्मक विकास, अध्यात्मक विकास या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह विचार संबंध है अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या फिर अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा निरंतरता का सिद्धांत, क्योंकि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर या फिर उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाले परिपक्वता पर। तो दोस्तों यहाँ पर विकास को पूछा गया है किस पर निर्भर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट होगा उसकी वृद्धि, साथ ही वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। दोस्तों यहाँ पर नहीं पर फोकस किया गया है। कार्यों को शीघ्रता से करना, डेटिंग करना, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, सफलता के अनुभव करने की चाह रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा डेटिंग करना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित अवस्थाओं में से डेटिंग किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? पूर्व बाल्यावस्था की, बाल्यावस्था की, किशोरावस्था की या फिर प्रौढ़ावस्था की। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट होगा किशोरावस्था की जो है एक प्रमुख विशेषता है क्या करना? डेटिंग करना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पढ़ाने में उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता या फिर शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें चारों आंसर जो है आपको सही लगेंगे तो उसमें हमको सबसे बेहतर आंसर को क्या करना है? चुनना है, जो सबसे अच्छा होगा उसमें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा धैर्य और दृढ़ता। जो शिक्षक में सबसे ज़्यादा जो होना चाहिए वो होता है धैर्य और दृढ़ता। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सामान्य से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर या फिर विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो विकास का संबंध कैसा होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा बाल्यावस्था से ही बच्चे जो हैं पर्यावरण से प्रभावित होने लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। आप अपनी कक्षा के छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति देते हैं। उनमें से कुछ छात्र जो हैं समूह बनाकर पढ़ते हैं और कुछ छात्र जो हैं चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं। परंतु आपकी कक्षा के कुछ छात्रों को, अभिभावकों को यह सब पसंद नहीं है। आप इस स्थिति में क्या तरीका जो है बेहतर होगा? तो आइए दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या जो है चर्चा करनी चाहिए। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए या फिर अभिभावकों को स्वयं कक्षा में जाकर पढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या पर क्या करनी चाहिए? चर्चा करनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत का जो प्रतिपादन जो किया था वो उन्होंने किया था बुंद्रा और वाल्टर्स ने किया था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। मानव विकास के संदर्भ में पुनर्बलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? डोलार्ड और मिलर ने, बुंद्रा और वाल्टर्स ने, पियाजे और मिलर ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा डोलार्ड और मिलर ने। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है? वातावरण संबंधी कारकों को कौन सा जो है महत्व देगा, ये देखते हैं। विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या फिर परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, ये जो है बालक के विकास के वातावरण संबंधी को क्या करता है, महत्व देता है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। एक बालक अपने पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, एकीकरण का सिद्धांत। क्योंकि बच्चा पहले अपनी उंगलियों को चलाना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो हाथ को चलाना सीख जाता है, फिर वो पूरे हाथ के मदद से चीज़ों को पकड़ना सीख जाता है। तो ये सभी किसमें शामिल हो जाता है, एकीकरण के सिद्धांत में। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है 2 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, 7 वर्ष की आयु के बाद या फिर माँ के गर्भ से ही। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। सभी जानते होंगे कि बच्चा जो है माँ के गर्भ से ही सीखना जो है चालू कर देता है। आपने वो स्टोरी ज़रूर पढ़ी होगी कि अर्जुन का जो बेटा है वो जो है माँ के गर्भ से ही क्या करना सीख जाता है, चक्रव्यूह का भेदन करना सीख जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। विकास कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है, यह तथ्य संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से, व्यक्तिक अंदर के सिद्धांत से, विकास क्रम की एक रूपता के सिद्धांत से या फिर एकीकरण के सिद्धांत से। तो दोस्तों यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए जो सही हो जाएगा, निरंतरता के सिद्धांत से। क्योंकि विकास जो है कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आप अपनी कक्षा में से 10 छात्रों को चुनकर 3 माह तक उसमें होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं। तो आपके द्वारा किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है? सभी छात्रों में विकास एक ही दिशा में हुआ है, क्या ये हो सकता है? या फिर आधे छात्रों में विकास एक ही दिशा में परंतु आधे छात्रों में विकास जो है भिन्न भिन्न दिशा में हुआ है, क्या ये संभव है? या फिर सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ है, या फिर इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, सभी छात्रों में विकास जो है अलग अलग दिशा में हुआ है। क्रम एक समान हो सकता है लेकिन दिशाएं जो हैं कैसी हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम। बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर नहीं पर फोकस किया गया, देखते हैं क्या होता है। विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना, क्या जो है बाल विकास के शैक्षिक शिक्षण में जो है निहित नहीं है। प्रातःकालीन विद्यालयीन सभाओं को संबोधित करना, क्या ये शामिल नहीं है। विद्यालय के बाग की देखभाल करना, क्या ये शामिल है। या फिर पिछड़े और गंदे क्षेत्रों के लोगों की सेवा के लिए न जाना। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा हमारा, कि पिछड़े और गंदे क्षेत्रों के लोगों की सेवा के लिए न जाना। हमें वहाँ पर बच्चों को ले जाना चाहिए, उन्हें दिखाना चाहिए, साथ ही वहाँ पर साफ सफाई हेतु उन्हें क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। तो ये सभी काम हमें बच्चों के साथ मिलकर करना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफ़ी बात करता है। आप उनके विषय में पता करते हैं तथा पाते हैं कि वही छात्र अपने घर पर बहुत ही कम बात करता है। तो आप उस छात्र के विषय में निम्न में से क्या विचार देंगे? मतलब बच्चा घर में तो बहुत कम बोलता है परंतु स्कूल में बहुत ही ज़्यादा बोलता है, तो हम उसके बारे में क्या विचार देंगे? चलिए आगे जो है हम ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यालय प्रत्येक समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है। शिक्षकों को यह मांग है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। उस बच्चे को उसका घर पसंद नहीं है, या फिर उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी डी जो है करेक्ट हो जाएगा, उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अर्थात घर में उसकी विचारों की मान्यता नहीं है इसलिए वह बोलता नहीं है, लेकिन स्कूल में उसके विचारों को जो है मान्यता मिल जाती है तो वह वहाँ पे बोलता है। चलिए अगला हम देख लेते हैं। डोलार्ड और मिलर के अनुसार अधिगम को कितने प्रमुख अवयवों में बांटा जा सकता है? 1, 2, 3 या 4। तो दोस्तों यहाँ पर कुल 4 भागों में बांटा गया है। किसके अनुसार पे? डोलार्ड और मिलर के अनुसार पर। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। विकास की दिशा होती है निश्चित, अनिश्चित, निश्चित व अनिश्चित दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकास की दिशा जो है निश्चित होती है। चलिए अगला हम देख लेते हैं।
आपकी कक्षा में एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है। उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? रजनी का विकास तेजी से हो रहा है, रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है, रजनी ज़्यादा काम करने लगी है, या फिर रजनी जो है पढ़ाई में कमज़ोर होती जा रही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है, क्योंकि उसकी हाइट बढ़ रही है और हाइट जो है किस में आएगा? उसकी वृद्धि में आएगा, ना कि विकास में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर नहीं पर फोकस कीजिए है, देखिएगा। विकास की एक प्रक्रिया विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है, ये तो बिल्कुल सही है। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है, ये भी सही है। किसी बच्चे के वृद्धि और विकास में गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, या फिर विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ये सत्य नहीं है, ठीक है। क्योंकि विकास की गति को ध्यान में रखकर हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बच्चा जो है आगे कौन सी दिशा में बढ़ सकता है, या फिर उसकी रुचि कौन सी दिशा में है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है कुल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इन 30 प्रश्नों में से कौन सा उत्तर आपके लिए कितना जो है सही हुआ है और कितना आंसर गलत हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताइए मुझे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिएगा। अगर आप हमारे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर उन्हें आप देख सकते हैं। वहाँ पर सारे वीडियोज़ हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों पर बनाए गए हैं। अगर इन सभी प्रश्नों को आप कर लेते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में आपको काफ़ी मदद पहुँचेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।